हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आरओ एआरओ के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के बात होगी, क्योंकि वो आपका आगे आने वाला एग्जाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार आप उसके लिए लगे भी हुए हो। 15 मार्च तक मैंने आरओ एआरओ के टारगेट्स अपने टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल पर दिए हुए थे, जो कि आप फॉलो भी कर रहे थे। ये टारगेट्स 25 दिसंबर से शुरू हुए थे। 25 दिसंबर से 15 मार्च तक की एक स्लॉट थी। वैसे तो टारगेट्स 2 साल से चल रहे हैं, तो जो भी बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो भी कैंडिडेट्स लगातार पहले से इस चैनल से ज्वाइंड है या टेलीग्राम से पर ज्वाइन है, तो उन्हें मालूम है, अनवोट लगातार टारगेट्स को फॉलो भी कर रहे थे। ठीक है, अपना वो टाइम टू टाइम उनको पता भी है कि उनको किस तरह से चीज़ों से हेल्प मिली है या नहीं मिली है। अब मेन जो चीज़ है वो क्या है, 15 मार्च के बाद से, बिकॉज होली आपका हो जाएगी 2-3 दिन में, इसके बाद से आप 15 मार्च से आपको जो आर ओ के लिए करना है उसके ऊपर मैं बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से डे वाइज टारगेट्स नहीं आएंगे, उसके पीछे के रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एंड फर्दर फिर होगा क्या वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, जो भी टारगेट्स अभी तक दिए जाते थे ये 2 साल से चल रहे हैं। जितने भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इन चीज़ों को अच्छे से कर लिया है। तो ये जो 25 दिसंबर से 15 मार्च तक की स्लॉट थी, जिसमें मैंने बताया वो था कि आपको आर ओ के लिए टारगेट्स को पूरा करना है, तो वो उन्होंने पूरा कर लिया था। ठीक है, करा है उन्होंने पूरा, तो उनके वो चीज़ तैयार है। अब जो कैंडिडेट सिंसियर नहीं है, जो अपनी पढ़ाई को लेकर के जिन्होंने 10 दिन पढ़ाई की, 20 दिन गायब हो गए, फिर 5 दिन पढ़ाई की, फिर 15 दिन गायब हो गए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, कितने टाइम में कितनी चीज़ होनी चाहिए, कहाँ पर उनकी कमियां हैं, कमियों पर काम कैसे करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पर जो कैंडिडेट ध्यान दे रहा था उसकी तैयारी अभी लगभग हो चुकी है। थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे जो बची हैं वो चलता है, वो अभी आराम से हो जाएंगी। बट अगर आप अभी एक बिगनर की कैटेगरी में आ रहे हो, अभी आपकी अगर चीज़ें तैयार नहीं है आज की तारीख में, तो यहाँ से फिर वो टारगेट जो वहाँ पर दिए गए हैं, मैं उसको एक बार पीडीएफ सारी फिर से भेज दूंगा, पुराना एकदम जितना भी सो जो भी है। तो आप उनको फॉलो करके पहले अपना बेस मजबूत करो। उससे मतलब जितने भी टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं, जितना भी चीज़ें उसमें हर सब्जेक्ट की दी हैं, उतना अगर आप कर लोगे तो आप काफ़ी चीज़ें जान जाओगे। तो अगर आपको आपकी तैयारी अगर नहीं है तो पहले आप उसको फॉलो करो। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, मतलब जो बच्चे पुराने हैं लेकिन जिनकी तैयारी हो चुकी है ठीक ठाक, जो उस लेवल पे आ चुके हैं, जिन्होंने उन टारगेट्स को फॉलो किया है, पहले भी फॉलो किया था, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उनको पता है कि हाँ, मतलब मेरा इतना इतना हो चुका है और मुझे इसके आगे की चीज़ें करनी है। तो उनका लॉस हो रहा है। अगर मैं फिर से टारगेट्स वही चलाऊंगा या फिर से अगर मैं वही टारगेट्स दूंगा तो वो एक रिपीटिशन हो जाएगा। तो जो बिगनर बच्चे हैं वो हमेशा बिगनर रहेंगे, वो इंप्रूव कर नहीं रहे, तो वो उनके लिए तो वो चीज़ काम आ रही है। लेकिन जो बच्चे बार बार उस चीज़ को फॉलो कर चुके हैं, वो अब उसको रिवाइज भी कर चुके हैं 2-3 बार। तो अब उन्हें नई चीज़ चाहिए, उन्हें डायमेंशंस जो दूसरी दूसरी है प्रिपरेशन की, जो दूसरी दूसरी चीज़ों से उनको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये थीम आ रही है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लें। जो नया जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है या थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीज़ें आई हैं, उनको भी वो समझा पाएँ। तो मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? अगर मैं सेम चीज़ें देता रहूँगा तो वो सेम चीज़ें जान पाएंगे। तो इसलिए अब डे वाइज टारगेट नहीं आएंगे। अब 16 मार्च से आर ओ के जो टारगेट्स होंगे, उसमें जो बिगनर हैं वो पुराने वाले टारगेट्स जो है उसको फॉलो करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपका लेवल थोड़ा सा आगे आ चुका है, आप बेसिक चीज़ों को तैयार कर चुके हो जो एक नॉर्मल अभी तक चल रही थी, तो अब आपको हर डायमेंशन के बारे में समझाया जाएगा। पीवाईक्यू जो 30 साल का है, जैसे आर ओ के 10-15 सालों के जो भी प्री मेंस के पेपर हैं, यूपी पीसीएस के जो पेपर है प्री के 10-15 सालों के कम से कम, इसके अलावा जो मेंस में पेपर आते थे 2017 तक उसके पेपर, इसके अलावा जो आयोग के अन्य एग्जाम है उसमें किस तरह से चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो पैटर्न जैसे चेंज हुआ है तो उसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पर क्या चीज़ें किस तरह से अब आपको अप्रोच करनी है। तो जो अप्रोच है उसको लेकर के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अब आपको समझाई जाएंगी। अब आपको टारगेट्स नहीं दिए जाएंगे, अब आपको ओवरऑल हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। जैसे सपोज 1857 है तो आपको 1857 की जो मेजर मेजर थीम है या टॉपिक है उसको आपको समझा दिया गया। अब उसमें जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। आपको ये देखना है, और ये सब चीज़ें वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पर होंगी। तो अगर आप जुड़े रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, तो जब भी मैं किसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जैसे मैंने अगर यूरोपियन कंपनीज के बारे में बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया, फ्रेंच कंपनी के बारे में बताया, या एक्स वाई जेड मैंने कुछ भी बताया, तो उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा कि देखो ये चीज़ यहाँ पर इतना दी गई है, ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड सोर्स में मिलेगी, ये चीज़ ये पूछता है, इस समय यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा नई है, इसको भी आपको पढ़ना है, ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ जीसी में मिलेगी, घटना चक्र में, ल्यूसेंट में, आपको उसके बाहर भी थोड़ा देख लेना है। तो मैं आपको पूरा समझा दिया करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सुना नहीं होगा, तो आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा। अब आपने जितना मैंने बताया उतना अगर आपने तैयार कर रखा है, एक्स वाई जेड कहीं से भी, सोर्स मैटर नहीं करता, वो चीज़ की बात हो रही है, टॉपिक जो आयोग पूछता है, तो वो अगर आपने तैयार कर रखा है तो आप ठीक है, आपने उसको रिवाइज कर लिया। और अगर जो चीज़ मैंने बताई, मतलब जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने एक आपको नया चीज़ बताई कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से पूछा जा रहा है, इसमें ये चीज़ थोड़ा और पढ़ सकते हो, ये चीज़ आयोग इस पर फोकस कर रहा है या आगे कर सकता है, तो आपको अगर वो चीज़ नहीं आती है तो आप उसको तैयार कर लोगे। इससे क्या है कि आपकी तैयारी, आपका बेस मजबूत होगा। आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट के सारे एग्जाम में नहीं जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पता लगेंगे कि अच्छा पेपर पैटर्न इस तरह से चेंज हो रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें तैयार करके जा रहे हैं। अगर आपसे मान लो दादा भाई नौरोजी है, उनकी कोई चीज़ पूछी गई, तो आप दादा भाई नौरोजी के साथ में आपने आर्ट्स
दत्त का भी देख लिया, जो और एक दो इकोनॉमिस्ट हैं आपने उनकी भी किताबें देख ली कि उनकी कोई किताबें या उनने अगर कोई थ्योरी दी थी तो वो कब आई थी। आपसे अगर मान लीजिए महात्मा गांधी जी की कोई मैगजीन है उसके बारे में पूछा गया, एडिटर पूछा गया, तो आपने उसी के साथ में जो बाल गंगाधर तिलक है उनका भी आपने देख लिया कि अच्छा केसरी इनका है तो ये कब है, इन्होंने कब निकाली। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ये मैं आपको बता पाऊंगा। अभी क्या होता है कि मैंने जैसे सपोज डिवाइस टारगेट्स दिए, वो टारगेट बना करके मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, पीडीएफ भी डाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। अब जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें करनी है तो वो कर चुके हैं। जो बच्चे अभी उस चीज़ों को तैयार जिन्होंने नहीं किया है वो क्या करते हैं, एक दो दिन तो मोटिवेटेड रहते हैं, 2-4 दिन के बाद में वो टारगेट्स को करना बंद कर देते हैं। तो मेरी भी तो मेहनत बेकार हुई, मेरी भी मेहनत पानी हुई और वो भी कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो उस चीज़ का फिर बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं। स्टार्टिंग में शुरू में जब सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर ये चीज़ शुरू की थी, जो ये टारगेट वाला पूरा सिस्टम है, जिससे इतने बच्चों को फायदा भी हुआ है, तो उसका बेसिक पर्पस ये था कि आप ये समझ पाओ कि आपको डेली बेसिस पे टारगेट के माध्यम से तैयारी करनी है। वो टारगेट्स आपके खुद के होने चाहिए। मैं तो एक आपको फ्रेमवर्क देता हूँ, एक टेम्पलेट देता हूँ कि भाई इस तरह से आप दिन में 4 टॉपिक फ्रेम कर सकते हो, इस तरह से आप ये 3 टॉपिक देख कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन अलाइन्ड रहती है, आप एक डायरेक्शन में तैयारी करते हो। डे वाइज आपके पास टारगेट्स रहते हैं, आपके पास वीकली टारगेट्स रहते हैं, आपके पास मंथली टारगेट्स रहते हैं, जो आपने अपने हिसाब से बनाए होते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये पता चलता है कि भाई कंसिस्टेंसी की वैल्यू क्या है। डेली चीज़ें करनी है, डेली चीज़ें पढ़नी है, आपको हार्ड वर्क करना ही करना है, क्योंकि जब आप डेली 10 दिन पढ़ोगे, डेली 1 महीना पढ़ोगे, तो हार्ड वर्क आपके अंदर अपने आप आपको करना ही पड़ेगा। आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। ऐसे क्या है कि आप को पता ही नहीं होता है। अब जो सिंसियर कैंडिडेट है, जो लगातार ये चीज़ कर रहे हैं साल, 1.5 साल से या 6 महीने से, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई ये चीज़ आपको करनी है। उनको अगर आपने थोड़ा भी हिंट दे दिया ना, वो उसके बाद उस टॉपिक को अपने आप कर लेंगे पूरा। वो अपना दिमाग खुद लगाएँगे कि भाई इसमें ये चीज़ सर ने बताई है, भैया ने ये चीज़ बताई है, ये चीज़ मुझे नहीं आती है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं पढ़ लूँ। तो ये काम आपका है, आपको पेपर देना है तो ये काम आपका है कि आप उस चीज़ को पढ़ें। आपको हिंट दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। हाँ, जहाँ डाउट होता है वहाँ पे आप पूछेंगे। तो इसलिए डे वाइज़ टारगेट्स का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो सिंसियर कैंडिडेट हैं, उनको बाकी भी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये अब कमी फ़ील हो रही है कि उनको ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ घटनाचक्र लूसेंट के सहारे जब नहीं रहेंगे, तो वो हर चीज़ समझ पाएँगे कि अच्छा एनसीईआरटी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या पीवाईक्यू में ये चीज़ें रिपीटेडली आई हैं, ये चीज़ उनको इस स्टैंडर्ड सोर्स में मिलेंगी, या बेसिक सोर्सेज़ जो भी होते हैं, उन बेसिक किताबों में उनको ये चीज़ें ईज़िली मिल जाएँगी। तो बेसिक किताबों को भी सिम्प्लीफ़ाई करना सिखाऊँगा। उनको भी कैसे उसमें से कौन-कौन सी चीज़ें, जैसे स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है, लक्ष्मीकांत है, बहुत बल्कि हो गई है, अब तो जो नया एडिशन आया है, बहुत बल्कि है वो। तो उसमें से कौन-कौन सी काम की चीज़ें हैं, कितना पढ़ना है प्री के हिसाब से, वो मेंस के हिसाब से कितना, ये सब उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। वरना फिर वो एक लूप में फँसे रहेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ घटनाचक्र और लूसेंट के। एंड में एक क्वेश्चन के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। जो कैंडिडेट सिंसियर हैं, सिंसियर का मतलब जिन्होंने ठीक-ठाक तैयारी अभी आज की डेट में कर रखी है आरओ-एआरओ की, और जो कैंडिडेट्स अभी बिगिनर स्टेज में हैं, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है। ये सवाल आपको अपने से पूछना है कि आपने घटनाचक्र लूसेंट को कितना तैयार किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप क्या सिर्फ़ उसी के भरोसे हो, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने घटनाचक्र लूसेंट को तैयार भी किया है, पढ़ा भी है, उसके कितने रिवीजन आपने कर रखे हैं। आपने अगर घटनाचक्र लूसेंट को पढ़ा, आपने अगर उसके 4 से 5 रिवीजन कर रखे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आगे हो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ घटनाचक्र लूसेंट को एक बार पढ़ा और आप उसके सारे एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलना है। लेकिन अगर आपने घटनाचक्र लूसेंट को 4 बार पढ़ रखा है, 5 बार पढ़ रखा है, तो आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आपको हेल्प बहुत मिलेगी। आप जब बेसिक किताबों से कोई चीज़ करोगे या कहीं से भी कुछ भी करोगे, तो हेल्प करेगा। अब ये चीज़ उनके लिए है जो बच्चे जिन्होंने जीसी और लूसेंट से ही अपनी तैयारी शुरू की थी। उनको उस समय नहीं पता था कि अच्छा ठीक है एनसीईआरटी से कैसे करना होता है, या इस बेसिक सोर्सेज़ से कैसे करना होता है, तो उन्होंने शुरू ही उससे किया। तो अब वो दोबारा से पीवाईक्यू को ट्रैक करते हुए, पीवाईक्यू को ट्रेस करते हुए, देखो पूरी प्रिपरेशन का जो सार है, जिन 2 चीज़ों से एग्ज़ाम निकलता है प्री का, वो है पीवाईक्यू और रिवीजन। पीवाईक्यू के टॉपिक और थीम को आपको तैयार करना है। ये चीज़ मैंने आपको अभी 4-5 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें समझाया था पूरा, तो आपने अगर उसको देखा होगा तो आप वो जानते होंगे। तो जो बच्चे जीसी और लूसेंट पर पहले रिलाई करते भी थे, उन्होंने अगर उसको भी 4-5 बार रिवाइज़ कर लिया ना, तो अब उनको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो 2 दिन भी पढ़ते हैं ना, तो उनका पूरा रिकॉल हो जाता है, वो रिकलेक्ट कर लेते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा था। बट आपने सिर्फ एक बार पढ़ा और आप उसको रिवाइज़ भी नहीं कर रहे हो, फिर आप वही ईज़ी क्वेश्चन गलत कर दोगे। और जिन बच्चों ने 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, उसको रिवाइज़ कर लिया, उनको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एग्ज़ाम कोई टेस्ट देना होता है, उसके 2 दिन पहले वो रिवाइज़ करते हैं और वो उस चीज़ से क्वेश्चन बना ले जाते हैं। तो फिर वो अब बाकी चीज़ों पर ध्यान लगा पा रहे हैं, वो बेसिक सोर्सेज़ कर पा रहे हैं। किसी को अगर लक्ष्मीकांत पढ़नी थी तो वो पढ़ पा रहा है, किसी को अगर महेश मनवाल पढ़नी थी तो वो पढ़ पा रहा है, किसी को अगर स्पेक्ट्रम पढ़नी थी, उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जो दी है टेबुलर फॉर्म में, वो अगर करनी थी तो इंसान कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीसी लूसेंट 4 बार पढ़ चुका है। उसको लोड नहीं है कि मुझे अभी जीसी लूसेंट रिवाइज़ करनी है। तो आप खुद को पुश करो, आप अपने समय की वैल्यू करो, आप उसको वैल्यू दो आप। जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे, जब तक आप एक प्लान नहीं बनाओगे, और आपके पास जो आपका रिवीजन है, उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रिवीजन हैफज़र्डली कर रहे हो, रैंडम बेसिस पे कर रहे हो, या आपका कोई प्लान है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का मकसद समझो।
आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, आप जब रिवाइज करोगे आप हिस्ट्री से शुरू करोगे, हिस्ट्री पर ही खत्म कर दोगे, कभी पॉलिटी का ज्योग्राफी का नंबर ही नहीं आएगा। सपोज आपको पॉलिटी अच्छी लगती है या आपको यूपी स्पेशल अच्छा लगता है, आप हर घूम फिर करके जब भी आप रिवीजन की बारी आएगी, आप यूपी स्पेशल रिवाइज करोगे, आप बाकी सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट कर दोगे, आप करंट को रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप हिस्ट्री नहीं कर रहे हो, आप पॉलिटी नहीं कर रहे हो। तो ये तरीका नहीं है। रिवीजन का आपके पास एक प्लान होना चाहिए, तभी मैंने कहा था आज से मतलब मैं 1 डेढ़ साल से चीख रहा हूँ लगातार कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, एक नोटबुक या डायरी कुछ होना चाहिए, सो दैट आप अपना ट्रैक कर पाओ कि भाई पूरे दिन में आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आप पूरे दिन में आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया, आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं, आपने रिवीजन का जो अपना प्लान बनाया है उसमें आप एक सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, जो चीज़ आपने पढ़ ली आपने उसको रिवाइज किया कि नहीं किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। और जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपकी वो चीज़ गलत हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी गलतियाँ कौन कौन सी हैं, जब टेस्ट आप देते हो तो उसमें कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जो आपके दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब आपको करना होता है। कॉपी में नोट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। 2 दिन फोकस के साथ में पढ़ाई करोगे, चौथे दिन आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, 5वें दिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई कैसी चीज़ें क्या थी। तो रिवीजन का प्लान बनाओगे तो पता रहेगा कि हाँ मैंने हिस्ट्री 2 बार कर लिया, मैंने यूपी 2 बार कर लिया, मैंने पॉलिटी 3 बार कर लिया, मैंने ज्योग्राफी 2 बार कर लिया, मैंने इकोनॉमी को भी एक भी बार नहीं किया, तो इकोनॉमी को करना पड़ेगा। तो इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक पर्पस के साथ रहती है, पर्पस लेड इंसान रहते हो आप गोल ड्रिवन रहते हो, रादर देन कि बस जब मन हुआ जो उठा करके पढ़ लिया। तो ऐसे नहीं करना है। तो ये जो नया जो एक जो है प्लान की आर के लिए वो आपको ओवरऑल पूरा समझाया जाएगा। तो जो नई चीज़ें हैं वो भी आपको पता लगेंगी। जो अभी तक ये होता था कि कुछ नए टॉपिक्स आ गए, क्योंकि हर चीज़ तो रिपीट होगी नहीं यार, इस चीज़ को लेकर के दिमाग में क्लियर रहो। ये मत सोचे जाओ कि बस मैंने जीसी रट ली है, अब मुझे सारे क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे। भाई उसमें से जितना हेल्प मिल रही है उसको ले लो, लेकिन उसको उसको गाली मत दो। उसको ये मत सोचो कि यार इससे इसमें से पूरा पेपर फंस जाए, है ना। उसके सहारे मत जाओ, उससे हेल्प लो, उससे सीढ़ी बनाओ और आगे बढ़ो। बेसिक सोर्सेज की भी हेल्प लो। तो जो टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं पीवाईक्यू की, उनको मैं पूरा कराऊंगा। देखो, उसको लिखना और फिर देना वो अपने आप में बहुत एक टीडियस टास्क हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है, मुझे याद है, तो मैं आपको टॉपिक से थ्रू समझाना मेरे लिए ईजी रहेगा और आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो मैं इसलिए उसकी पीडीएफ जब दे पाऊंगा तो मैं दे दूंगा। जितने भी टॉपिक्स 20-25 साल में 30 साल में रिपीट हुए हैं नए पैटर्न के हिसाब से भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं हो रही है तो मैं आपको समझाता पूरा रहूंगा। उसमें कोई किसी तरीके की कमी नहीं आएगी, कोई कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से कितना चीज़ें किस तरह से रिपीट हो रही हैं, किस साल कौन सा क्वेश्चन आया था, कहाँ पे कौन सी चीज़ डायरेक्ट आ रही है। तो वो सब चीज़ें बताते रहेंगे। तो आपको, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है, तो आपको पता लगता रहेगा कि अच्छा हाँ ये ठीक चीज़ में इतनी चीज़ें अभी और इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं। बाकी बातें यूट्यूब पर जब वीडियोस आते रहेंगे तो उसमें समझ में आपको आता रहेगा। तो ये चीज़ मोस्ट प्रॉब्ली 16 मार्च से शुरू हो जाएगी, क्योंकि 16 मार्च से आपका यूपी पीसीएस का भी मेंस का 2025 का शुरू हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या करना है, आंसर राइटिंग का पूरा खेल क्या है, किस तरह से अपना कंटेंट बिल्ड करते हैं, किस तरह से समझ विकसित करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बेस बनाती हैं यूपी पीसीएस का। ये सब चीज़ें मैं आपको फिर बताना शुरू कर दूंगा। तो ये वीडियो था आर के लिए। थैंक यू सो मच।